ओके पीपल, इन मैग्नेटिज्म भाई साहब हम इन अ बल्क मैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप वेक्टरली एंड ये कहाँ पे, कल तो हम भाई साहब अर्थ का मैग्नेटिज्म कर रहे थे ना, ये कहाँ पे आ गया भाई साहब हम, दिस इज नॉट व्हाट वी वर डूइंग टरंटन। वही है वैसे, हाँ क्या बोल रहे हैं, ये चल रहा था ना, ये हो गया था ना, ये हो गया था, यहाँ से है ना, जैसे तू बोले। ओके पीपल, अरे क्या दिया देंगे, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके ओके, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अ बल्क मटेरियल, द मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप वेक्टरली एंड दे कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो एक बल्क मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप वेक्टरली एंड दे कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो। देखो अगर एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, ठीक है, और उसमें आपके बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ठीक है, तो वो ऐड करते हुए आपको जीरो दे देंगे, ठीक है। वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ अ सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन भाई साहब क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। m इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस एज L इनवर्स एंड A विच इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ अ मीटर पर मीटर, ठीक है। तो भाई साहब आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम भाई साहब किस में मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, L इनवर्स A और एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। ओके ओके ओके, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग अ करंट I। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको भाई साहब कोई, द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट n इंटू आई। इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी ग्रेटर देन B नॉट, ठीक है। देखो द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर, तो एक सोलेनॉइड है, देखो इस तरीके का एक सोलेनॉइड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर, इस सोलेनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, अरे B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट n इंटू आई मैग्नेटिक फील्ड है। NIA जो बोल रहे हो वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, यही मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, NIA, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा आपका NIA। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, म्यू नॉट NI, ठीक है। इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, कोई ऐसा चीज आपने भर दिया जिसका मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब इसके अंदर तुमने आयरन रख दिया, आयरन सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, इसका भाई साहब नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर भाई साहब मैग्नेटाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में अगर एक ऐसा मटेरियल भरा है जिसका नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी ग्रेटर देन B नॉट। क्यों B नॉट से ज्यादा क्यों हो जाएगा, एक सोलेनॉइड है, ऐसा भाई साहब तार है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है, म्यू नॉट I, म्यू नॉट NI, ठीक है।
आप बोल रहे हैं कि जैसे अगर हमने उसके अंदर एक और सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, आयरन से बना हुआ चीज, कोबाल्ट से बना हुआ चीज या निकल से बना हुआ चीज, ऐसा कोई चीज डाल दिया हमने, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इट विल बी ग्रेटर देन बी नॉट। तो अभी जो फील्ड होगा इसके अंदर डाले जाने से, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन बी नॉट। सो इफ यू आर फिलिंग the space inside, or if you are filling the area inside a magnetic coil or a solenoid with a magnetic material or a material which has zero non magnetization, ठीक है, then it will enhance that field। वो भाई साहब उस फील्ड को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, उस फील्ड को भाई साहब बढ़ाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। The net field B in the interior of the solenoid may be expressed as the net field by, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट क्या है? सिर्फ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, और ये बी एम क्या हो गया? जो सॉफ्ट आयरन कोर आपने डाला है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो बी एम इज द फील्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर। जो कोर मटेरियल आपने डाला हुआ है उसके वजह से क्रिएट होता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे बी नॉट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, it turns out that this addition field Bm is proportional to the magnetization M of the material। तो अभी देखो Bm आपका ये जो रिजल्ट आया, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? B नॉट प्लस Bm है। ये B नॉट भाई साहब क्या है? सोलेनॉइड का है, और Bm क्या है भाई साहब? जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने भरा हुआ है उसका है, ठीक है। तो अभी ये जितना मैग्नेटाइजेशन M ऑफ द मटेरियल, ठीक है, Bm जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा किसका? जो आपने बीच में सॉफ्ट आयरन को डाला है उसका जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग लेवल्स के मैग्नेटाइजेशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस के भाई साहब अलग अलग लेवल्स के मैग्नेटाइजेशन होते हैं। तो हम भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू m। Bm इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कोर, ठीक है, जो कोर मटेरियल आपने डाला है, सॉलिड मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर डाला है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है भाई साहब? आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और m है इसका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन m। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा तो इसका हम बोल सकते हैं, इसका मतलब कि जो इंटरनल मैग्नेटिक कोर मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन, उसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। Where mu naught is the same constant permeability of vacuum that appears in Biot-Savart's law। फिलहाल आपको इससे नहीं मैटर है, आपको मैटर है, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में Biot-Savart लॉ आता है, ठीक है। Where mu naught is the same constant, आप इसको ऐसे ना मानेंगे तो mu naught को आप क्या मानेंगे भाई साहब? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। और हमको मालूम है mu naught by 4 पाई की वैल्यू कितनी है? दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, इतना हमको मालूम है, ठीक है। मतलब म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अनदर वेक्टर फील्ड H कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज डिफाइंड बाई H की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? B बाई म्यू नॉट माइनस M। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस माइनस मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस M। ये H हो गया क्या आपका? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये हो गया भाई साहब मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन। दिस विल बी इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, वेयर B इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट तो हो गया आपका भाई साहब क्या, ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट एडिशनल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये म्यू नॉट हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो H प्लस M इज इक्वल टू B by mu naught। Are we clear on this one people? Where H has the same dimensions as M, और यूनिट भी सेम है, ठीक है, and is measured in units मीटर। तो H और M के जो डायमेंशंस हैं मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटाइजेशन है, ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M इज मैग्नेटाइजेशन। दोनों का भी भाई साहब डायमेंशन और यूनिट सेम ही रहेगा, यूनिट अगर हम पकड़ ले तो मीटर पर मीटर रहेगा, ठीक है। तो भाई साहब बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट इंटू आपने क्या पढ़ा भाई साहब? माइनस M। इस M को इधर ले लो तो H प्लस M हो गया, दिस इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट।
तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, म्यू नॉट इंटू H प्लस M, ठीक है। B is equal to mu naught into H plus M, where H is the magnetic intensity, M is the magnetization, and mu naught is permeability of free space, and B is the magnetic field. Are we clear on this one, people? समझ में आता हम कि नहीं? We have partitioned the contribution, ठीक है, we have partitioned the contribution to the total magnetic field inside the sample into two parts. तो ये magnetic field है अंदर कोर मटेरियल का, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे और एक मैग्नेटाइजेशन पे, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों पे है। वन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज द करंट इन द सोलेनॉइड, तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन, उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सोलेनॉइड में जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है वो आपका इंटरनल फैक्टर हो गया। क्या ही समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब, देखो देखो ना, देखो ये आपका भाई साहब क्या है, सोलेनॉइड है। दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, ठीक है। ये सोलेनॉइड हो गया भाई साहब, इसके अंदर आपने समझ लो कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया है, ठीक है। तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट विल बी माइनस एम मैग्नेटाइजेशन, इसका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। दिस अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच, वेयर एच प्लस एम विल बी इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ठीक है भाई साहब। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अभी ये जो H है ये क्या है भाई साहब, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ये डिपेंड कर रहा है, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा भाई साहब। सोलेनॉइड पे जो करंट जा रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने सर्कुलर लूप्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेट्स होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? हमने पहले देखा था सोलेनॉइड के अंदर एक एक टर्न पे एक एक मैग्नेट क्रिएट हो रहा है, तो जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा आपके मैग्नेट्स होंगे। तो ये हो गया, और द करंट दैट इज फ्लोइंग, इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो भाई साहब ये एच इंक्रीज होगा, इसको भी अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये एच इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का भाई साहब एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे, विच इज बेसिकली व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजेशन है, मतलब जो आपका ये कोर है इसका कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब आपका आयरन से बना हुआ है, कोबाल्ट से बना हुआ है, निकल से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होते हैं, तो इसका कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इंटरनल फैक्टर। ये आपका भाई साहब इंटरनल फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो किसी कोर का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा और इंटरनल फैक्टर पे भी। मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई साहब, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। एच हो गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एम हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? On due to external factors such as current in the solenoid, this is represented by H, ठीक है। The other is due to the specific nature of the magnetic material, namely M. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ये आपका स्पेसिफिक नेचर पे डिपेंड करेगा, आयरन का अलग, कोबाल्ट का अलग, निकल का अलग भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। The latter quantity can be influenced by external factors. This is mathematically expressed है, ये आपका मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन भाई साहब किसके बराबर होता है? बोलो ना बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम? ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसको। मैं तो यहाँ पे रिवीजन मोड में इसको करा रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हैं। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये है आपका साई, दैट इज साई इज ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ओके 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 बच्चा बाड़ी, ठीक है। वेयर साई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है, इज अप्रोप्रिएटली कॉल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। इट इज मेजर्ड ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल कैसे एक एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। फटाफट से समराइज करते हैं भाई साहब, क्या पढ़ा हमने? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू
H plus M where it is a magnetic intensity और ये आपका भाई साहब मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। और भाई साहब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू इंटेंसिटी, ठीक है। इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर मटेरियल्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं भाई साहब, जिसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म आपको दिखने को मिलता है, डायमैग्नेटिक में मतलब ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एंड नेगेटिव फॉर मटेरियल्स विच आर डायमैग्नेटिक। तो जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसमें हल्का सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हल्का सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है और यहाँ पे एक छोटा सा साउथ पोल और यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, ठीक है। सो द मैग्नेटिज्म विच इज क्रिएटेड इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज वेरी फीबल एंड वीक एंड इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका डायमैग्नेटिज्म में है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, मतलब आपके ऑपोजिट, सॉरी ये तो आपका, हाँ ये अपोज करेगा भाई साहब, ठीक है, इस फील्ड को अपोज करेगा। मतलब देखो ये वाला फील्ड, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ और साउथ ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इस फील्ड को ये स्ट्रेंथन करेगा, ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इट विल बेसिकली स्ट्रेंथन द फील्ड, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म में फीबल मैग्नेटिज्म क्रिएट होगी बट इट विल बी स्ट्रेंथनिंग द एक्सटर्नल फील्ड, इट विल बी इन सिंक विद द एक्सटर्नल फील्ड। It is small and positive for materials which are paramagnetic. It is small and negative for materials which are termed as diamagnetic. Relation between B and H is given below भाई साहब, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो B की वैल्यू क्या है, अरे बोलो ना, बोलो क्या है भाई साहब, H प्लस M है भाई साहब, ठीक है। अभी अभी आपने प्रूव किया ताजा भाई साहब कि B इज मतलब इज इक्वल टू साई इंटू एच, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। तो इस H सॉरी M की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो, म्यू, इस H के जगह पे आपने H ही लिखा और M के जगह पे आपने क्या लिखा, साई इंटू एम, ठीक है। तो साई इंटू एच ना भाई साहब, साई इंटू एच, ठीक है नहीं, इस M की जगह पे साई इंटू एच, ठीक है, क्लियर है। H भाई साहब बाहर, तो ये हो गया म्यू नॉट H और यहाँ पे 1 प्लस साई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, म्यू नॉट H 1 प्लस साई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं भाई साहब, क्योंकि आपका जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होती है, वो होती है, सॉरी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो है वो किसके बराबर है, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर है, ठीक है। 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की जगह पे हमने क्या लिखा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये म्यू नॉट आर और एच। तो साइमल्टेनियसली फॉर्मूलेस को जरा याद रखिए, ठीक है। आपका बी हो गया क्या भाई साहब, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और क्या है भाई साहब, m इज इक्वल टू साई इंटू एच, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं भाई साहब म्यू नॉट, h को हमने कॉमन निकाला 1 प्लस साई, है ना, 1 प्लस साई लिखा। और यहाँ पे ये जो आपका 1 प्लस साई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस साई, सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, इसके जगह पे h ही लेने दिया और इसका हमने लिख दिया म्यू आर। तो ये हो गया कितना भाई साहब, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। ये सारे आपके तमाम फॉर्मूलेज हैं जो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके ओके ओके, और इसी को हम बोलेंगे भाई साहब परमिएबिलिटी। तो म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर, when mu r 1 plus susceptibility is a dimensionless quantity called the relative magnetic permeability of the substance। देखो ये हो गया क्या, permeability of free space, ये हो गया आपका भाई साहब permeability of वैक्यूम भी बोल सकते हैं या फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये जो म्यू आर आया आपका, इसको हम बोलते हैं भाई साहब रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पिछवाल, ओके। द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक, का बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड, परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, डिप, इंक्लिनेशन। measure of magnetic material responding to the external field, external field मतलब H के साथ, ठीक है, external field H
H को कौन रिस्पॉन्ड करेगा? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन भाई साहब क्या होता है भाई साहब? साई इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब? ससेप्टिबिलिटी। ये आपका ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच होगा कि नहीं? मामला समझ में आ रहा है? तो एक आयरन कोर में या मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही पूछा जा रहा है। देखो, द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्डिंग, ये है आपका मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्डिंग हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन टू द एक्सटर्नल फील्ड। टू द एक्सटर्नल फील्ड मतलब हो गया आपका एच, एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। वैसे भी ये सब अगर आप मतलब ऐसे देखोगे तो ये सब कहीं दूर दूर तक नहीं आते हैं। आपका परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका कोई लेना देना नहीं। डिप और इंक्लिनेशन को तो वैसे भी दूर दूर तक कोई एक का लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है भाई साहब। ओके, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के डायमेंशंस कहाँ हो जाएंगे भाई साहब? अरे बोलो ना बोलो। एल इनवर्स एम नॉट की वैल्यू कुछ होगी नहीं भाई साहब, पर सॉरी अमीटर, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब? खत्म हो गया रे। अभी क्या क्लास है? 4:30 बजे। तुम्हारा यहाँ तक कब तक है? 4:30 बजे तक है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद है, तो अभी 4:30 तक है ना? बहुत बढ़िया भाई सर, हो गया। झूठ तो मन नहीं बोल रहा है तू। ओके, अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स देखेंगे। थोड़ा सा थियोरी पार्ट है। देखो, एक हो गया आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। वन इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो एक हो गया आपका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा हो गया आपका भाई साहब फेरोमैग्नेटिक। So these are the magnetic materials, ठीक है। Okay, diamagnetic substances. The diamagnetic substances are those in which the individual atoms or ions do not possess any net magnetic moment of their own. तो इनका भाई साहब कोई भी magnetic moment नहीं है। Diamagnetic substances have a tendency to move from stronger to the weaker part of the external magnetic field. तो stronger से weaker part में ये move करते हैं, ठीक है। When such substances are placed in an external magnetizing field, दे गेट फीबली भाई साहब एकदम बहुत ही थोड़ा सा इनके अंदर क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिज्म, ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा? ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियरम पीपल? दैट इज द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड। In other words, unlike the way a magnet attracts materials like iron, it would repel a diamagnetic substance. So, ये भाई साहब आपका मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आपने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा एंड विल अपोज द फील्ड। मतलब यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ साउथ क्रिएट हो जाएगा। तो इट विल बी एन अपोजिंग नेचर, ये फील्ड को एनहेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड। तो फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं भाई साहब? रिपेल हो रहे हैं, ये एक्सपेल हो रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो फीबल सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। एग्जांपल्स भाई साहब, गोल्ड इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सिल्वर इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। बिस्मथ, ग्लास, लेड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, मार्बल, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब क्या हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। बहुत फीबल सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। When a diamagnetic sample is placed between any two pole pieces, ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो ये तो हमारा समझ लो ये तो मैग्नेट है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है भाई साहब, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है। तो जैसे आप भाई साहब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने रख दिया, तो डायामैग्नेटिक स्पेसिमेन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस possess orbital angular momentum. These orbital electrons, the orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possess orbital magnetic moment. अभी देखो भाई साहब, ये समझ लो कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम है, ठीक है, ये एटम है भाई साहब, इसमें भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग। द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, किसी को याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था भाई साहब, mvr। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, भी हो गया इसका वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? बोर्स मैग्नेट्रॉन के हिसाब से nh/2π होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू nh/2π। दिस थिंग शुड बी एट योर फिंगर टिप्स पीपल। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, आप एटम्स रिलेटेड चीज़ों को केमिस्ट्री में 11th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में पढ़ते हैं, और आप अभी एक बार और पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में थोड़ा सा, और एटम्स एंड न्यूक्लियस में भी पढ़ेंगे,
ठीक है, लेकिन कब आपके दिमाग में ये सब बैठेगा पता नहीं। mvr इज इक्वल टू nh/2 इज अ वेरी फंडामेंटल ऑफ बोर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू, तो देखो भाई साहब कोई भी चार्ज जब मूविंग स्टेटस में होता है, एनी चार्ज विच इज इन अ मूविंग स्टेटस विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा होगा, अगर चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अगर चार्ज आपका मूविंग स्टेटस में होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड उसके अगेंस्ट, उसके आजू बाजू क्रिएट होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ताबड़तोड़ घूम रहे हैं और बड़ी मात्रा में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के दो मोशन है, देखो ऐसे ऑर्बिट वाला और एक भाई साहब खुद ही स्पिन करता हुआ, ठीक है, स्पिन करता हुआ मोशन भी है, ठीक है। तो दोनों के वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, दोनों के वजह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्लैश करेगा, या तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या तो उसके अगेंस्ट में होगा। अगर अगेंस्ट में होगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर उसको सपोर्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो हमको देखो फिजिक्स के लेवल में हमको उतना डीप नहीं जाना है कि एटम्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं या उनसे कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है। एक सिंपल सा फंडा है भाई साहब, हर घूमते हुए चार्ज के वजह से, हर मूविंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी भाई साहब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, जिसकी वजह से उनका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। व्हेन डायमैग्नेटिक सैंपल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स, तो आपने क्या कर दिया भाई साहब, इन इसके बीच में एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है, ठीक है, बिटवीन द टू पोल्स। When placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from high to lower field, ठीक है। हाई टू लोअर फील्ड मतलब किस तरफ जाएगा भाई साहब, लोअर फील्ड आपका किस तरफ है भाई साहब, साउथ पोल की तरफ है, ठीक है। सो इट विल मूव फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर फील्ड। Diamagnetic substances are the ones in which the resultant magnetic momentum in an atom is zero। तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट मैग्नेट, तो ये कैसा हो जाएगा, लोअर फील्ड मतलब इसके ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, इट विल टेंड टू मूव इधर डाउन और अप, ठीक है। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर द वंस इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम इज जीरो। तो इनके अंदर भाई साहब रिजल्टेंट मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। क्यों बता सकते हैं, मैंने ये रीजन भी आपको बताया था पिछली बार। Why in diamagnetic substances the resultant magnetic moment in an atom, बाहर में जाए इसको पहले मत सोचो, ठीक है। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम है, उसमें आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों जीरो होगा, बोला बोला। अरे शाबाश, देखो भाई साहब बच्चा मेहनत कर रहा है, ओके। अरे भाई साहब क्या है, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या है, ऑपोजिट स्पिन्स हैं, स्पिन्स आपके ऑपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक भाई साहब है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जो मूवमेंट्स क्रिएट होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी एटम अगर आपको मिलता है जिसके ऑर्बिटल्स खचाखच दो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो वो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। जहां पे भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, जहां पे भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ लो भाई साहब, लेट्स से तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, ये मेरा समझ लो p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में देखो ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये अनपेयर्ड हो गया, ये नहीं होगा। अगर इसके साथ हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में एक जोड़ीदार अगर रहता है तो उसका जनरेटेड स्पिन और इसके जनरेटेड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स अपने आप में कैंसिल आउट हो जाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इसलिए है क्योंकि भाई साहब इनके आपस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके घूमने से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे ही भाई साहब आप किसी मैग्नेट के सामने इनको लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, मतलब नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर साउथ पोल रहेगा तो साउथ पोल के सामने साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, रिपेल होगा भाई साहब, ठीक है, इट विल गेट रिपेल्ड। When such substances are placed in an external magnetizing field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetic field। तो इनमें बहुत ही कमजोर सा एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर डेवलप होता है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है भाई साहब, अपोज करता है, ठीक है। सो भाई साहब अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सामने आपने किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया तो इसके नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, इसके साउथ पोल के सामने इसका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बहुत ही फीबल होगा, वीक होगा, ठीक है।
So when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite directions speed up. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये आपका क्या है, समझ लो एक एटम है, ठीक है, इसमें भाई साहब एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है नहीं? तो समझ लो एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन भाई साहब आपका घूम रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है ना? एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक भाई साहब क्लॉकवाइज है, दूसरा आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भाई साहब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब अप्लाइड, हाँ हाय हेलो बोल दिया, इधर ध्यान दीजिए ना, आप भी अभी सैर पे जाएंगे ना, ठीक है? तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर भाई साहब किसी का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में एज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, सेम डायरेक्शन, स्लो डाउन, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 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 भाई साहब, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, इस डायग्राम का अभी तक मुझे भी मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसा है वैसा है, ठीक है? तो आपका भाई साहब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, देखो ये तो ये साउथ पोल क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और अगर भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना, और ये ऐसे आ रहा है भाई साहब, तो ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, वाह वाह, ठीक है? तो ये आपका नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है और ये आपका साउथ पोल क्रिएट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा है तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लेट्स से, ठीक है? तो जिस इलेक्ट्रॉन, अगर समझ लो भाई साहब इधर नॉर्थ पोल है, कौन से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके सामने आएगा वो तो रिपेल होएगा ना, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो कम हो जाएगा, है ना? सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, तो इनका सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब ऑपोजिट पोल्स क्या होते हैं भाई साहब, रिपेल होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन स्लो डाउन। क्यों स्लो डाउन हो जाएंगे बता सकते हैं? व्हाई विल दिस स्लो डाउन? देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब सारे ऑर्बिटल्स में खचाखच इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है? तो इनका खुद का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भाई साहब, जीरो है, ठीक है? जैसे ही आपने इस मैग्नेट को, इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा इन पे, ठीक है? ऑब्वियसली देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? तो अगर समझ लो ये नॉर्थ पोल है, वो इलेक्ट्रॉन जिसमें भाई साहब ऐसा जा रहा है तो उसका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल सामने आएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल होगा। तो अभी देखो अगर किसी मैग्नेट का फोर्स इस पे लग रहा है, रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है? मैग्नेट का यहाँ पे रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इंपैक्ट हो जाएगी। इसको ऐसे समझो, ठीक है भाई साहब? अपना जी क्या नाम है अपना, लंबूराम, तो ये श्लोक बहुत जोर से दौड़ते हुए आ रहा है, बहुत जोर से दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है? और अपन एक छोटे से बच्चे को उठा लेते हैं यहाँ पे, सूरज वो जो बंदा है, ठीक है? तो अभी भाई साहब ये इसको, ये अपोजिट जा रहा है, तो अभी भाई साहब ये टक्कर हुआ, कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है, तो कौन पीछे जाएगा, जो हल्का रहेगा वो पीछे जाएगा, है ना? तो मतलब अभी इसका जो मोशन है, ये बंदे का जो मोशन है चुड़ंकू राम का भाई साहब, ये तो छोटा होता जाएगा ना, इसका मोशन तो अभी धीरे होता जाएगा, ऑपोजिट में होता जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसका एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है और इसका मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट किस में करेगा, इसके मोशन पे गिर जाएगा, ठीक है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी धीरे हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल नाउ बिकम स्लोअर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, अभी आते हैं हम, समझ लो ये साउथ पोल वाला अगर इसके सामने आ गया तो क्या होगा, इसका मोशन बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगा ना, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आएगा तो अट्रैक्शन है, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप। तो भाई साहब जैसे ही इसको फील्ड को सपोर्टिंग नेचर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का मोशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ पोल इज साउथ, देखो नॉर्थ हमेशा साउथ से क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना? सो दिस विल इंपैक्ट, तो मतलब ये हमेशा यही कोशिश करेगा ना कि इसके अगेंस्ट में मैं साउथ पोल को खड़ा करूं, और इसके अगेंस्ट में साउथ पोल को खड़ा करने के लिए एक ही तरीका है, मैं अपने मोशन को, स्पीड को बढ़ाऊं, है ना? इसके मैच में तो नहीं आएगा ये, है ना? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक चिंटू सा इलेक्ट्रॉन है जो मूव हो रहा है,
क्या इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग साउथ पोल ये जनरेट कर सकता है कि इसको अपोज करे? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, व्हाट विल इट डू? ये क्या ये क्रिएट कर सकता है? नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि इसके मैचिंग में आ सके, है ना। और इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, इसके स्पीड को बढ़ाए। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो क्या हो रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भले ही खचाखच इलेक्ट्रॉन्स भरे हों, भले ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हुए ऑपोजिट पोल क्रिएट कर रहा है, उसका भाई साहब स्पीड बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है के सेम पोल क्रिएट कर रहा है, उसका स्पीड कम हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी तक देखो क्या था। अभी हम आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। मैग्नेट गया भाड़ में, तो एक का स्पीड बढ़ गया, मतलब एक का। तो अभी तक ये डायमैग्नेटिक क्यों था? डायमैग्नेटिक इसलिए था क्योंकि इन दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम थे वो सेम थे। एक भाई साहब नॉर्थ पोल में, एक साउथ पोल में, लेकिन दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा था वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे। क्लियर? ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, एक ज्यादा जोर से भाग रहा है और एक कम हो गया स्पीड, तो अभी क्या इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स इक्वल होंगे? नहीं। नाउ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स विल नॉट बी इक्वल, और इसीलिए एक वीक सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब ऑपोजिट स्पिन्स हैं, तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्लॉकवाइज से जनरेट हो रहा है और जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज से जनरेट हो रहा है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। शांति से भाई साहब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे किसी मैग्नेट के सामने आप इसको लाएंगे, एक जो नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है और एक साउथ पोल क्रिएट कर रहा है, दोनों भी एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अगर सेम पोल्स हो गए तो क्या होंगे? रिपेल होंगे। तो जो भाई साहब सेम वाला है उसका स्पीड कम हो जाएगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। जो ऑपोजिट वाला है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी मैग्नेट में, सॉरी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स तो उसी खांचे में है, वो तो निकले नहीं है। एक का स्पीड बढ़ गया, एक का स्पीड कम हो गया, और स्पीड बढ़ने और कम होने से भाई साहब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके मैग्नेटाइजेशन पे? तो ये आपका एक मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया, एक मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो गया, तो इसीलिए एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन to the external magnetic field. Clear है? Okay, so when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up. ठीक है? तो भाई साहब क्या होगा? This happens due to induced current in accordance with the Lenz law. Lenz law क्या बोलता है भाई साहब? Lenz law का मतलब आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। Lenz law ये बोलता है कि जब भी कोई इफेक्ट मैग्नेटिज्म का क्रिएट होता है तो हमेशा उसको अपोज करता हुआ एक अंदरूनी फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। अंदरूनी फोर्स क्रिएट होगा, तो यहाँ पे भाई साहब अपोज करता हुआ एक अंदरूनी फोर्स क्रिएट होगा, उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। ओके, सो thus the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field, and hence इसमें थोड़ा बहुत रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके वेलोसिटी में चेंज लाया है, और क्योंकि इनके वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया है, इसीलिए एक स्मॉल सा नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अगर इनका वेलोसिटी और ऑर्बिटल रेडियस सेम रहता था तो भाई साहब जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता था, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ी बहुत उथल पुथल मच गई है, जिसके वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। सो व्हेनेवर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it will be impacted by it in such a way that a very feeble magnetism in a opposite direction is developed. ठीक है? Clear है? When a diamagnetic substance is suspended freely in a uniform magnetic field, the rod aligns itself in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपने किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बहुत ही छोटा सा क्या डेवलप होगा? नॉर्थ पोल, और यहाँ पे भाई साहब बहुत ही छोटा सा साउथ पोल। तो साउथ पोल इसको रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, तो ये घूम कर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? और ऐसे भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां रिपल्शन होगा, तो ये भाई साहब घूम कर ऐसे हो जाएगा। तो दिस विल बेसिकली, नींद हो रही ना, 100 दूंगा ना, तो ये आपका भाई साहब मैग्नेट है, ये क्या हो जाएगा? ट्याव ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, क्योंकि इसमें इक्वल फोर्स लग रहा है ना। जैसे ही ऐसे हो जाएगा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, है ना। समझ में आ रहा है ये? So this will align itself in this way. When the diamagnetic substance is suspended freely in a uniform magnetic field,
द रॉड अलाइंस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई साहब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की फटाफट से भाई साहब क्या हो जाएगा, वेन एवर यू प्लेस देम एंड अ वेरी फीबल मैग्नेटिक फील्ड inside the diamagnetic substance is created, and this will be in opposite direction to the external magnetic field. If you happen to place a diamagnetic substance, it will always align itself perpendicular to the field, ठीक है, perpendicular to the field हो जाएगा भाई साहब। okay, the most exotic diamagnetic materials are superconductors, ठीक है, these are metals cooled to very low temperatures which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism। ज्यादा करके ये perfect conductivity भी दिखाते हैं और perfect diamagnetism। hence here the field lines are completely expelled, that is psi की value -1 and mu r is equal to 0। a superconductor repels a magnet and by Newton's third law is repelled by the magnet। जो superconductors होते हैं वो मैग्नेट से रिपेल होते हैं हमेशा, हालांकि वो खुद मैग्नेट नहीं है, वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन दे विल ऑलवेज बी रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। तो इसीलिए इनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी भाई साहब, 0, और साई की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, सुपरकंडक्टर्स। द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर्स इज कॉल्ड द Meissner effect after the name of the discoverer, ठीक है। Superconducting magnets can be gainfully exploited in variety of situations, for example for running magnetically leviated super fast trains, ठीक है। आपने सुना रहेगा जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होते हैं वो पटरी के ऊपर चलते हैं, है ना, इतनी जोर से चलते हैं। ऑब्वियसली भाई साहब अगर 500-600 किलोमीटर पर आवर से आप किसी चीज को चला रहे होंगे तो वो ग्राउंडेड तो नहीं रहेगा, है ना, इट विल गेट ट्रिमेंडस स्पीड, तो भाई साहब पटरी के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर से पटरी में कैसे बैठेंगे, तो इसीलिए उनका मैग्नेटाइज लेविटेशन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन होता है फॉर रनिंग मैग्नेटिकली लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन्स जो होते हैं वो पटरी से चिपके हुए क्यों रहेंगे, क्योंकि उनके और पटरी के बीच में एक मैग्नेटिक लेविएशन होगा। अगर भाई साहब पटरी के ऊपर आ गई ट्रेन, एक्चुअली वो पटरी के ऊपर ही आ गई है, तो भाई साहब कभी भी उड़ सकती है ना, लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक लेविएशन होता है। दीज आर मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन, ठीक है, क्लियर है पीपल, हम ओके। Diamagnetic liquid in a watch glass. When a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two pole pieces lying close to each other, it shows a depression in the middle and gets accumulated at the sides। तो जैसे देखो भाई साहब ये आपका एक डायमैग्नेटिक लिक्विड है, समझ लो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एक मैग्नेट का। आपने भाई साहब एक बीकर में एक लिक्विड लिया है जो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, तो आपको देखो लिक्विड ऐसे ऊपर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। So what will it show? When a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two pole pieces lying close to each other, it shows a depression in the middle and gets accumulated at the sides, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, it show, तो आपने ये मैग्नेटिक मटेरियल को डाला यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, ऐसे फैल जाएगा और यहाँ पे एक डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, देयर विल बी अ डिप्रेशन दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। When diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two pole pieces moved apart, then it shows an elevation in the middle, ठीक है। तो अगर भाई साहब एलिवेशन भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। जब इन पोल पीसेस को बहुत दूर तक आप रखेंगे तो ये एलिवेशन दिखाएगा, जब इनको पास लाएंगे तो यहाँ पे भाई साहब डिप्रेशन दिखाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो व्हेन डायमैग्नेटिक इन अ वॉच ग्लास लाइन क्लोज टू ईच अदर, अगर क्लोज टू ईच अदर होगा तो भाई साहब डिप्रेशन होगा, ठीक है। एंड व्हेन दे आर close to each other है, देखो तो डिप्रेशन हो गया। when they are close to each other, these two poles are close to each other, so it will show a depression. when they are far away from each other, when a diamagnetic liquid containing in a watch glass is placed on two pole pieces moved apart, then it shows an elevation in the middle, so there will be an elevation in the middle, ठीक है। if one limb of a narrow U-tube containing a diamagnetic liquid is placed between the poles of an electromagnet, तो अगर भाई साहब ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये एक यूट्यूब में आपने क्या डाला हुआ है, डायमैग्नेटिक लिक्विड, आपने भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में एक लिम्ब को रख दिया, तो क्या होगा, ये रिपेल होगा, तो रिपेल होगा तो नीचे तरफ जाएगा, तो द लिक्विड विल राइज ऑन वन ट्यूब एंड द लिक्विड विल बेसिकली कम डाउन इन वन ट्यूब। इसके पहले वाले इफेक्ट को कैसे समझाएंगे बता सकते हैं, ये क्यों हो रहा है, व्हाई विल दिस हैपन। देखो यहाँ पे जब इन दोनों को तुम दूर लेकर जा रहे हो, इन दोनों के बीच में फील्ड को अपोज करता हुआ ऊपर वाला फील्ड होगा। जब तुम इन दोनों को दूर लेकर जा रहे हो तो यहां पे सबसे ज्यादा, देखो इन दोनों को देखते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहां पे, यहां पे और यहां पे, है ना, और सबसे कम मैग्नेटिज्म कहां पे, यहां पे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को अपोज करेगा,
मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे कम है। आर वी गेटिंग दिस पीपल? जब भी आप इनको क्लोज ला रहे हैं तब क्या हो रहा है भाई साहब, तब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। इसीलिए भाई साहब इसको अपोज करते हुए ये भाई साहब चिटकेगा, ठीक है, इट विल बेसिकली फॉर्म दिस। क्या ये समझ में? ये क्लोज आ गए मतलब बहुत क्लोज आ गए, और जितने ये क्लोज आएंगे भाई साहब उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपोज करेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल को यहाँ पे रखा, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है। पहले भाई साहब दोनों लेवल्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने डायमैग्नेटिक लिक्विड को इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रख दिया, मैग्नेटिज्म जो है वो क्या करेगी, इसको अनसपोर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि भाई साहब क्या है, इसके अपोजिशन में रहेगा ये फील्ड। तो देखो ये नीचे जाएगा, ठीक है, इट विल गो नीचे, और ये ऊपर भाई साहब चला जाएगा, ठीक है, ओके। इफ वन लिम्ब ऑफ अ नैरो यू ट्यूब containing a diamagnetic liquid is placed between the poles of an electromagnet, then on switching the field the liquid shows a depression। तो जैसे आपने भाई साहब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दिया तो ये नीचे जाएगा और ये भाई साहब ऊपर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। द मोस्ट एक्सोटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स। कौन से भाई साहब सुपर कंडक्टर्स किनसे बनते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बनते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो सुपर कंडक्टर्स बनाते हैं उन पे भाई साहब म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, ओके ओके। लेड इज एन एग्जांपल फॉर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, सो दिस विल बी बेसिकली डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यशी आप कहाँ पे, यहाँ पे आपका जीना यहाँ मरना, यहाँ भाई साहब वो जाएंगे।